जो ओल्ड लेडी है वो भी इसके साथ साथ सारा कुछ विजुअलाइज कर रही है, वो भी सारा कुछ देख रही है। A weary and lonesome time yonder old couple have of it, कहती है कि बहुत ही वीरी भी तकलीफ दे होता है, लॉन्सम भी होता है तन्हाई का, यानी ऐसा एक वक्त जिसमें कोई उनका दुख बांटने वाला ना हो। तो कहती है बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही तन्हा वक्त इन दोनों ने गुजारा है, यानी इस कपल ने गुजारा है। रिमार्क द ओल्ड वुमन स्माइलिंग इन द लेडीज फेस, और साथ साथ वो मुस्कुरा रही है उस लड़की के चेहरे की तरफ देखकर। एंड डिड यू आल्सो हियर देम, क्या आपने उनको सुना है? एक्सक्लेम शी, यानी ये वो दूसरी लड़की जो उसके घुटनों के ऊपर बैठी हुई है, यंग लेडी, उसने उससे पूछा है कि क्या आपने भी उनकी बातें सुनी है? हैरान हो के उससे जो है वो पूछा है। A sense of intolerable humiliation triumphing over her agony and fear, एक उस लड़की के यानी यंग लेडी के ऊपर एक इंटॉलरेबल जिसको हम कह सकते हैं नाकाबिले बर्दाश्त, ठीक है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ऐसी एक सिचुएशन उसके ऊपर पैदा हो गई है। उसके ऊपर ह्यूमिलेशन, यानी यूं ह्यूमिलेशन का लफ्जी मतलब होता है बेइज्जती करना, किसी को डिसग्रेस करना, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट करना। तो ट्रायम्फिंग का वैसे मतलब होता है किसी वो जो एक सिचुएशन का ऊपर छा जाना, उसके ऊपर एक सिचुएशन का उसके ऊपर हावी हो जाना, ठीक है, प्रिवेल कर जाना किसी चीज़ का। वो कहते हैं कि वो जो उसके अंदर ऐसी एक कंडीशन पैदा हो गई है कि वो अपने आप को बेइज्जत महसूस कर रही है, वो अपने आप को समझ रही है कि मैं किसी तौर पर भी काबिल इज्जत नहीं हूँ। तो ये जो सिचुएशन है ये उसके ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा लड़की के ऊपर हावी हो गई है। ओवर हर एग्नी एंड फियर, यानी उसके अंदर जो खौफ थे और जो गुस्सा था उसके अंदर, उससे भी ज़्यादा ये वाली सूरत हाल जो है उसके ऊपर हावी हो गई है, उसके ऊपर ज़्यादा तारी हो गई है। या एंड वी हैव येट मोर टू हियर, कहती है हाँ मैं अब मज़ीद जो है वो सुनना चाहती हूँ। या एंड वी हैव येट मोर टू हियर, कहती है अभी मज़ीद बातें सुनने के लिए हैं। रिप्लाइड द ओल्ड वुमन वेयर फॉर कवर दाई फेस क्विकली, ये इसीलिए दोबारा क्या कर लो, अपना जो चेहरा है उसको ढक लो, यानी अपने चेहरे के ऊपर दोबारा अंधेरा कर लो। अगेन द विदर्ड हैग, ठीक है, विदर्ड हैग मीन, विदर्ड होता है मुरझाया हुआ, जैसे फूल मुरझा जाता है, जैसे दरख्तों के पौधों के खास तौर पर जब शॉर्टेज ऑफ वाटर हो जाता है उनके पत्ते जो है वो मुरझा जाते हैं, ऐसे ही चेहरे भी इंसान के मुरझा जाते हैं। जब वो ओल्ड एज आ जाती है, राइपनिंग ओल्ड एज आ जाती है, तो फिर इन चेहरों के ऊपर भी जो है वो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, चेहरे की जो स्किन है वो लटक जाती है, और वो जो फ्रेशनेस एक दौर में उसके ऊपर होती है उसी चेहरे के ऊपर वो फ्रेशनेस अब नहीं रहती। तो इसीलिए उसने कहा है अगेन द विदर्ड हैग पॉर्ड फोर्थ द मोनोटोनस वर्ड्स ऑफ प्रेयर्स। विदर्ड हैग मीन वही चेहरा, वही औरत जिसका जिक्र किया है कि उसने पॉर्ड होता है वैसे जैसे हम नमक या कोई ऐसी चीज़ जो है वो सालन के ऊपर पौर करते हैं, ठीक है, वाटर को भी पौर करना कहते हैं जब हम ज़मीन के ऊपर उसको ऐसे गिराते हैं किसी चीज़ को गीला करने के लिए या सफाई के लिए या धोने के लिए वगैरह वगैरह। तो उसने जो है वो अब इस सेंस में पॉर वर्ड यूज़ किया कि अब वो दोबारा जो उसके जो कह लें कि जो मैजिक वर्ड्स हैं उसने उनको बोलना जो, सॉरी सर, जी जी बोलिए। ये पूर लफ्ज की समझ नहीं आई। किसकी? ये विदर्ड हैग, जी सर, इसके आगे जो है पॉर्ड, जी सर। हाँ जी, पॉड का मैं आपको बता रहा हूँ कि पॉड का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है जैसे हम किसी चीज़ के ऊपर कोई चीज़ छिड़कते हैं ना, जैसे दम किया हुआ पानी किसी के ऊपर छिड़कते हैं, या यूं कह लो कि खाने के ऊपर नमक या जो उसका जो चिली पाउडर है या कोई और इस तरह की मसाला जाते हैं तो हम खाने के ऊपर जो है वैसे करके पौर करते हैं, डालते हैं, ठीक है। जी सर, आ गई है सर। जी, द विदर्ड हैग poured फोर्थ में आगे बढ़ के उसने जो है वो वही काम शुरू कर दिया, दोबारा मजीद आगे जो है उसने उसको जो है वो करना शुरू कर दिया। मोनाटनस, थका देने वाले, ऐसे वर्ड जिनसे आपको उलझन होनी शुरू हो जाए। मोनाटनस वो सिचुएशन होती है जब आपको वो चीज़ कोई पसंद ना आ रही है, वो आपका दिल चाह रहा हो कि आप इसको मतलब चेंज कर लें, यानी इसने मोनाटनस राइटर ने इस सेंस में यूज़ किया है कि जारी बात है 2 दफ़ा पहले वो इस तरह के मैजिकल वर्ड जो है वो पढ़ चुकी है, अब वो तीसरी दफ़ा इसको शुरू करने लगी है कुछ और उसको दिखाने के लिए, तो इस सेंस में उसने इसके लिए वर्ड मोनाटनस यूज़ किया है, यानी दोबारा से मैजिक वर्ड्स। ऑफ अ प्रेयर दैट वाज, जी जी
सर मुझे फाइल नहीं शो हो रही जिससे आप रीड कर रहे हैं। स्लाइड नहीं शो हो रही? नहीं सर, नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट जरा मैं दूसरे बच्चों से पहले कंफर्म कर लूँ। दूसरे बेटा आप लोग बताएं दूसरे कि क्या आपको स्लाइड शो हो रही है? सर हम जी हो रही सर, है, और हमको पता नहीं है कि कहाँ से करनी है शायद। अच्छा भैया आपको जी सर मुझे तो शो यस हो सर, रही ठीक है। शो। सर आप भी काइंडली भाई गाइड कर दें मैं। जी हाँ, दोबारा से इसको चेक करें, दोबारा से चेक करें कि आपको क्यों नहीं शो हो रही, कहीं नेट प्रॉब्लम तो नहीं आपकी आ रही। मैं रीज्वाइन करूँ लीव करके? हाँ दोबारा कर लो, रिकनेक्ट कर लो इसको। अच्छा जी। Again, the wither hag poured forth the monotonous words of prayer that was not meant to be acceptable in heaven. यानी उसने ये बोला कि वो लफ्ज उसने बोले हैं जो एक्सेप्टेबल नहीं है हेवन में। हेवन मीन जन्नत को कहा जा सकता है, या वो रास्ता जो जन्नत की तरफ लेके जा सकता है, या यूं भी कह सकते हैं कि जो अच्छा रास्ता है। यानी ये वर्ड वो है मैजिकल वर्ड्स जो है, या मैजिकल जो ट्रिक्स हैं, ये आमतौर पर क्रिश्चियनिटी में भी और इवन इस्लाम में भी इनको जो है वो मना किया गया है। इसलिए उसने वर्ड जो है वो इसके लिए यूज़ किया है कि meant to be, not meant to be acceptable in heaven, and soon in the pause of her breath, जैसे ही वो सांस लेने के लिए रुकती, strange murmuring began to thicken, gradually increases so as to drown and overpower the charm by which they grew. तो अब जैसे जैसे वो रुकती जाती, जैसे जैसे वो यूं कह लें कि बोलती जाती, वो उसका बड़बड़ाना जो है वो चलता जाता, वैसे वैसे जो है उसके ऊपर जो मैजिकल, यानी जो लड़की उसने बिठाई हुई है अपने घुटनों के ऊपर, उसके ऊपर जो मैजिकल इफेक्ट है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे उसका मैजिकल इफेक्ट भी उसके ऊपर ज़्यादा शुरू हो गया। शरीक, शरीक होता है चीखें, आहो बका जिसको हम कहते हैं। ख़ास तौर पर जो जब हम अचानक किसी चीज़ से डर जाते हैं तो चीख मारते हैं। ख़वातीन जो है बाज़ औक़ात बिल्कुल करीब जब छिपकली आ जाती है तो इस सूरत में जो है वो हिस्टेरिकली जो है वो शरीक कर देती हैं, चीख मार देती हैं। इवन ये सूरत हाल जेंट्स में भी होती है, ज़रूरी नहीं उनमें। बाज़ औक़ात हम किसी अनजानी सी चीज़ से खौफज़दा हो जाते हैं और अचानक जो है वो चीख निकल आती है। या बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि खुदा न खास्ता कोई हादसा ऐसा हो गया जिस पे बहुत ज़्यादा दुख और तकलीफ़ होती है, तो वहाँ पे अल्फाज नहीं निकलते, इंसान की चीखें निकलती जाती हैं। तो वही सिचुएशन उसने यहाँ पे जो है वो यूज़ की है कि शरीक्स burst through the obscurity of sound, यानी जो आवाज़ obscure साउंड वो होती है जो क्लियर ना हो, ठीक है, जिसमें अभी बहुत कुछ जो है वो वाजे ना हो, क्लियर ना हो। तो उसने कहा है कि अब उसको जो है वो चीखों की आवाज़ सुनाई देनी शुरू हो गई है ऐसी साउंड्स के अंदर जो अभी क्लियर नहीं है। यानी उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कोई चीख रहा है लेकिन साउंड अभी क्लियर नहीं है। एंड वर सक्सीडेड बाय सिंगिंग ऑफ स्वीट फीमेल वॉइसेस, और साथ साथ क्या आ रही हैं इसके, फीमेल की जो आवाज़ें हैं वो भी आ रही हैं और म्यूज़िकल साउंड्स भी आ रही हैं, विच इन देयर टर्न गेव वे टू अ वाइड रोर ऑफ लाफ्टर। और इसके साथ साथ कहकों की आवाज़ें भी जो हैं वो आ रही हैं। ब्रोक सडनली बाय ग्रोनिंग एंड सॉब्स, ये आवाज़ें पहले आ रही थी, अचानक ये आवाज़ें रुकी हैं और नई आवाज़ें जो है वो शुरू हो गई हैं। कौन सी शुरू हो गई हैं? ग्रोनिंग। ग्रोनिंग होता है कि जैसे हम हमें जो है वो यूँ कह लो कि खुदा न खास्ता किसी को जो है वो कोई चीज़ पेट के अंदर, टांग के अंदर चुभ गई है, या उसको शदीद स्टमक में पेन है या हार्ट में पेन है, तो वो जिस तरह से वो चीख निकालता है, जिस तरह से वो हाई करता है, जिस तरह से अपने वो जो उसके इनर पेन है उसको शो करता है, उसको ग्रोनिंग कहते हैं। ग्रोनिंग एंड सॉब, सॉब सिस्कियों को बोलते हैं, ठीक है। अब पहले जो उसको म्यूजिकल साउंड्स और चीखें और इस तरह की आवाज़ें धुंधली धुंधली आ रही थी वो रुकी हैं, और अचानक से जो दूसरी आवाज़ें शुरू हो गई हैं वो ये हैं, यानी जिसको हम कह सकते हैं आहें हैं और सिस्कियां हैं। फॉर्मिंग ऑल टुगेदर अ गेस्टली कन्फ्यूजन ऑफ टेरर, और ये सारी चीज़ें मिलकर गेस्टली वही वर्ड होता है खौफनाक, ठीक है, कन्फ्यूजन उसके जहन के ऊपर पैदा कर रही हैं और खौफ पैदा कर रही हैं। एंड मॉर्निंग एंड मर्थ, मर्थ भी धुंध को बोलते हैं, ऐसा मटेरियल ऐसा जो इन्वायरमेंट जिसके अंदर जो है वो ड्रॉपलेट्स वाटर के ज़्यादा हों, यूँ कह लेंगे फॉगी इन्वायरमेंट हो जिसके अंदर जो है वो मतलब जो विजन है वो क्लियर ना हो पाए सही, उस जो इन्वायरमेंट है उसको मिर्च जो है वो कहा जाता है। तो वो सिचुएशन है, यानी वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया गया है कि हर तरफ दुख ही दुख है। चेन्स वर रैटलिंग, चेन्स यही जो जंजीरें जिन्हें कहते हैं ये भी लड़खड़ा रही हैं। फियर्स एंड स्टर्न वॉइसेस, गुस्से वाली और तेज चुभने वाली जो आवाज़ें हैं। अटर्ड थ्रेट्स,
खतरात को जाहिर कर रही हैं। अटर होता है बोलना, यानी खौफनाक आवाज़ जो है वो खतरात को जाहिर कर रहे हैं। एंड द स्कॉर्ज रीसाउंडेड एट देयर कमांड, एंड द स्कॉर्ज रीसाउंडेड मीन कि वो जो एक यूं कह सकते हैं आपके एक भंवर जो गमों का, एक दुखों का, एक परेशानियों का एक पैदा हो गया और उसके जहन के ऊपर जो है वो सारा का सारा तारी हो गया। ऑल दीज नॉइसेस डिपेंड एंड बिकेम सब्सटेंशियल टू द लिसनर्स ईयर, और ये आवाज़ें ज़्यादा वाज़ेह होती जा रही हैं, गहरी होती जा रही हैं, वाज़ेह होती जा रही हैं, और लिसनर सुनने वाले के कान के ऊपर असरअंदाज हो रही है। सब्सटेंशियल का मतलब होता है कुछ साउंड ऐसी होती हैं जैसे हम इर्द गिर्द रोड पे जा रहे हैं, कोई गाड़ी का हॉर्न है, कोई किसी को आवाज़ दे रहा है, कोई वेंडर जो है वो कोई चीज़ बेच रहा है, तो ऐसी आवाज़ें हमारे कानों के ऊपर आ रही होती है, वो सिंपली हेयरिंग होता है। एक होती है लिसनिंग, जो हम प्रॉपर लिसन कर रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं उसको। हेयरिंग और लिसनिंग में ये फ़र्क है। तो लिसनिंग इंटेंशनली होती है, जानबूझ के, यानी हम पूरा फोकस करके उनको सुन रहे होते हैं, जबकि हेयरिंग जो है वो इंटेंशनली। लेकिन ये जो अब साउंड्स हैं ये हेयरिंग फॉर्म में उसको महसूस हो रही है, यानी अब वो उसका फोकस भी ज़्यादा हो गया और वो उसको ज़्यादा जो है वो हैवी भी महसूस हो रही हैं, यानी उसके ऊपर बोझ महसूस हो रही हैं ये जो आवाज़ें आ रही हैं उसे। All these noises deepened and became substantial to the listener's ear, till she could distinguish every soft and dreamy accent of the love songs that died causelessly into funeral hymns. लेकिन अभी भी उसको इतना पता चल रहा है कि जो हल्की और जो सॉफ्ट साउंड्स हैं उनमें, और वो जो गीत किसी की, वो जो हिम्स, वो जो नज़में किसी की वफ़ात के ऊपर जो है वो गाते हैं या पढ़ते हैं, या फ्यूनरल हिम्स जिनको हम कह सकते हैं, जब किसी को दफनाने के लिए या दफनाने के बाद वो क्रिश्चियनिटी के अंदर जो है वो पढ़ी जाती हैं, उनमें वो वाज़े फ़र्क कर सकती है। यानी उसकी यूँ कहने का मतलब है कि उसके अंदर ये सूझबूझ थी, ये नहीं कि वो कोई पागल सी हो गई थी, उससे कुछ समझ नहीं था आ रहा। She shuddered at the unprovoked wrath which blazed up like the spontaneous kindling of flame. She shuddered. Shuddered का होता है कि जैसे हम बाद का सर्दी अचानक लगती है तो हमारा जिस्म ऐसे कांप जाता है, ठीक है। तो ऐसे उसके अंदर एक जो है वो हॉरर, चिल वेव ऑफ हॉरर जो है वो मूव की है और उसका जिस्म जो है वो कांप उठा है। रैथ गुस्से को भी कह सकते हैं, विच ब्लेज्ड अप, जो उसके अंदर जल उठा, लाइक द स्पॉन्टेनियस किंडलिंग ऑफ फ्लेम, ऐसे जैसे अचानक शोला नमूदार हो जाता है। एंड शी ग्रू फेंट एट द फियरफुल मैरीमेंट रेजिंग मिजरेबली, और जो सिचुएशन उसके सामने आ रही थी उस पर जो है वो खौफजदा हो गई, उसका जो रंगत है वो तब्दील हो गई, बहुत ही खौफनाक हालत अराउंड हर। इन द मिडेस्ट ऑफ दिस वाइल्ड सीन, बिल्कुल इस सीन के दरमियान में, वेयर अनबाउंड पैशंस जॉस्टल्ड ईच अदर इन अ ड्रंकन कैरियर, वेयर अनबाउंड पैशन, ये उसके जो जज्बात थे वो ऐसे थे कि जो कंट्रोल में नहीं थे। जॉस्टल्ड ईच अदर, एक दूसरे को सहारा दे रहे थे और बढ़ते जा रहे थे, इंक्रीज होते जा रहे थे। इन अ ड्रंकन कैरियर, ड्रंकन कैरियर मीन जैसे यूँ कह लो कि इंसान मदहोशी की तरफ जाना शुरू हो जाता। देयर वॉज वन सोलम वॉइस, एक ही अकेली आवाज़ थी। कौन सी आवाज़ थी? ऑफ अ मैन एंड अ मैनली एंड मेलोडियस वॉइस इट माइट वंस हैव बीन, तो ऐसी उसने एक आवाज़ आई जो उसने कभी सुनी थी। ही वेंट टू एंड फ्रो कंटिन्यूअली, वो आवाज़ क्या थी? या वो इंसान अब ही आ गया, यानी उसके सामने एक मंजर आ गया, एक सीन आ गया। पहले सिर्फ आवाज़ें थी, अब एक मंजर आ गया कि वो कोई आदमी है, वो कंटिन्यूली टू एंड फ्रो जा रहा है, जैसे वाइब्रेटरी मोशन नहीं होती पेंडुलम की, आगे पीछे हरकत, ऐसे जैसे कमरे के अंदर कोई वेट कर रहा हो तो वो मूवमेंट करता रहता है आगे पीछे, ऐसे टू एंड फ्रो वो मूव कर रहा है। एंड हिज फीट साउंडेड अपॉन द फ्लोर, उसके कदमों की आवाज़ जो है वो फर्श के ऊपर आ रही है। In each member of that frenzied company whose own burning thoughts had become their exclusive word, in each member of that frenzied company, उस वो जो environment था उसके लिए, जिसको वो जिन चीज़ों को इमेजिन कर रही थी, उसकी हर एक चीज़, whose own burning thoughts had become their exclusive word, यानी यूँ कह रहे हैं कि उसके अपने जो गर्म जोश जो आइडियाज़ थे, गुस्से वाले जो आइडियाज़ थे, वही जो है वो उसके एक्सक्लूसिव वर्ड थी, यानी वो यूँ कह लो कि एक ख़तरनाक दुनिया को रिप्रेजेंट कर रहा था। He sought an auditor for the story of his individual wrong, यहाँ पे वर्ड जो है वो ऑडिटर आ गया है। वैसे जो ऑडिटर होता है वैसे लिखने वाला, यहाँ पे वर्ड एडिटर होना चाहिए था। तो उसको एक तलाश थी, शायद स्पेलिंग मिस्टेक हुई हो,
ही सॉट एन ऑडिटर फॉर द स्टोरी ऑफ हिज इंडिविजुअल, उसको तलाश थी कि कोई ऐसा मुझे मिले जिसको मैं अपनी कहानी जो है बता सकूं। बताने का मतलब है कि कोई मेरी कहानी लिख सके, यानी इतनी उसके अंदर इस बात की तकलीफ थी या चुभन थी, या कई होता है ना लोग बेचारे अपने दुख दूसरों के साथ शेयर करते हैं ताकि दुख शेयर करने से हल्के हो जाते हैं। He sought an auditor for the story of his individual wrong and interpreted their laughter and tears as his reward of scorn or pity। और वो क्या करे, वो जो एडिटर है वो इंटरप्रेट करे, वजाहत करे उसके कहकों की, उसके दुखों की, और उसको जो रिवार्ड के तौर पर मिले, क्या मिले, स्कॉर्न, या तो आहो बका मिले या क्या मिले, कोई उस पर तरस खाए। ठीक है, ये वो बताना चाह रहा था दूसरों को। ही स्पोक ऑफ वुमेन्स परफिडी, परफिडी यानी बेवफाई आप कह सकते हैं, एक ऐसी औरत जो इंसान को धोखा दे जाए। तो धोखा देने के बाद इंसान क्या क्या तकलीफ़ें उठाए, उसके क्या क्या एहसास और जज्बात हैं, उसने उसकी बात की। यानी एक ऐसी औरत जिस पर वो भरोसा करता था और उस भरोसे को वो औरत तोड़ गई, ऑफ अ वाइफ। और वो औरत कौन थी, उसकी बीवी थी। अब आपको ये समझ आ गई होगी कि अब जो सीन वो देख रही है वो अपने खामद का देख रही है। पहले उसने अपने माँ बाप को देखा है, अब अपने खामद को देख रही है। हु हैड ब्रोकन हर होलीएस्ट वॉस, जो जिसने क्या किया है, उसके जो अच्छे नेक जो जज्बात थे, जो ख्यालात थे, उनको भी क्या कर दिया, उसने तोड़ दिया, यानी उसके साथ मुकम्मल तौर पर बेवफाई कर दिया। ऑफ अ होम एंड हार्ट में डेजोलेट, और उसके घर को भी और उसके दिल को भी क्या कर दिया है, डेजोलेट। डेजोलेट का मतलब तकलीफ थे, दर्दनाक, यानी उसके घर को भी और उसके दिल को भी वो औरत क्या बना गई है, दर्दनाक बना गई है। हु हैड ब्रोकन हर होलीएस्ट वॉज ऑफ अ होम एंड हार्ट मेड डेजोलेट इवन एज ही वेंट ऑन, उसने अपनी बात जो है वो जारी रखी। ठीक है, उसने अपनी बात जारी रखी। द शाउट, द लाफ, द शरीक, द सोब, सब चीज़ें, चीखें भी थी उसमें, कहके भी थी उसमें, और जिसको कहते हैं हिचकियाँ, सिसकियाँ भी थी उसमें। रोज अप इन यूनिसम, यूनिसम होता है इकट्ठा हो जाना, जैसे वर्ड होता है ना यूनानिमसली, यानी मजबूआ, इकट्ठा, इसी तरह से यूनिसन वर्ड यूज़ किया कि सारी चीज़ें साथ साथ चल रही थी। यानी जैसे एक बंदा जो है वो किसी को अपना दुख सुनाते हुए इस बात की परवाह नहीं करता कि कोई मुझे ऑब्जर्व कर रहा है, कोई मुझे मेरे चेहरे को देख रहा है तो मैं अब रो रहा हूँ या हंस रहा हूँ, उसे इस बात की परवाह नहीं होती, वो अपने दुख कहता जाता है। तो इसी सेंस में वो भी जो है वो कहता जा रहा है, इसके साथ साथ उसकी कभी कभार उसके जो है वो सिस्कियाँ निकल जाती हैं, कभी जो है ये बातें बताते हुए वो हंस पड़ता है, कभी जो है वो ये हंसना तनकीद की सेंस में भी होता है, ज़रूरी नहीं कि खुशी के सेंस में ही लोग हंसते हैं, तनकीदी तौर पर आयरॉनिकली भी लोग जो है वो हंसते हैं, सटायर करते हुए भी जो लोग हैं वो हंसते हैं। टिल दे चेंज इनटू द हॉलो फिटफुल एंड अनइवन साउंड, और आखिरकार ये एक खोखली आवाज़ में बदल गए, एक अनइवन सी साउंड में जो है बदल गए, ऑफ विंड, हवाओं की, एज इट फॉट अमंग द पॉइंट ट्रीज, और तेज़ हवा ऐसे थी जैसे जैसे आंधी नहीं होती जो गूंज की आवाज़ साथ आती है, ऐसे वो आवाज़ें साथ आना शुरू हो गई। ऑन दोज थ्री लोनली हिल्स द लेडी लुक्ड अप, और उस औरत ने जो है वो दोबारा अपना जो है वो चेहरा ऊपर उठाया, एंड देयर वाज द विदर्ड वुमन स्माइलिंग इन हर फेस, तो उसने ऊपर उठा के देखा तो वही औरत जो थी जो उसको दिखा रही थी ये मंजर, वो मुस्कुराती हुई उसकी तरफ देख रही थी। उसके बाद उसने कहा, couldst thou have thought there were such merry times in madhouse, inquired the latter, latter mean वही औरत जो उसके ऊपर जादू कर रही है, कहती है क्या तुमने कभी सोचा था, that there were such a merry times, कि कभी खुशी के वक्त भी हुआ करते थे, in madhouse, इस पागल खाने में, inquired the latter, true true said the lady to herself, lady ने कहा कि हाँ यकीनन सोचा था, there is mirth within its wall, यानी इसकी दीवारों के अंदर कोई चीज़ भी वाजे नहीं थी, बट मिजरी विदाउट, यानी हर तरफ क्या थी, दुख थी, तकलीफ़ें थी। मिजरी होता है खस्ता हाली को बोलते हैं। तो उसने आगे से पूछा है, वुडस्ट दो हियर मोर, कुछ और भी सुनना चाहती हो, डिमांडेड द ओल्ड वुमन, बूढ़ी औरत ने पूछा। तो कहते हैं, देयर इज़ वन अदर वॉइस आई वुड फेन लिसन टू अगेन, ये एक और आवाज़ है जो मैं ज़रूर सुनना चाहती हूँ, रिप्लाइड द लेडी फेंटली, हल्की सी आवाज़ में उसने कहा कि एक और आवाज़ है जो मैं सुनना चाहती हूँ।
अब वो आवाज़ शायद उसके बच्चों की आवाज़ हो या उसके बेटी की आवाज़ हो, बेटे की आवाज़ हो, अब वो सुनना चाहती है और वो इन सब आवाज़ों से ज़्यादा दर्दनाक आवाज़ होगी। क्यों? क्योंकि यही इंसान का जो पेट है, यही इंसान का जो लख्ते जिगर है, यही इंसान के जो जिगर गोशे होते हैं, ये इंसान को बहुत ज़्यादा मजबूर करते हैं और सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। वो चूँकि सबको छोड़ के आ गई हुई है, अब आखिर में शायद उसके बच्चे बच जाते हैं जिनकी आवाज़ें अब सुनने वाली हैं या जिनको वो देखना चाहती है। अब ये बात जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह हम कल, और कल ही ये टॉपिक भी ख़त्म हो जाएगा। कल आपकी थोड़ी सी डिस्कशन भी लूँगा इस टॉपिक के मुतल्लिक कि आप जो है वो क्या क्या थीम इसका सजेस्ट करते हैं, आपको कौन सी चीज़ें इसकी बेहतर लगीं, कौन सी चीज़ें ऐसी थी जिनको आपने इसके अंदर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया या आपको क्या खामियां नज़र आई इसके अंदर। ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन जो ऑब्जेक्टिव के तौर पर वो तो आपके सामने स्टोरी है, ज़रूर पढ़ें, बार बार पढ़ें। जो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको अंडरलाइन करें। एट द एंड ऑफ स्टोरी आप अलहदा से भी मीनिंग पूछ सकते हैं अगर पूछना चाहें, लेकिन भाई ये बात आपको बता दूं कि जब तक आप इसको खुद बार बार नहीं पढ़ेंगे आपको टेक्स्ट की कंप्लीट समझ नहीं आएगी। ठीक है, खुद रीडिंग बहुत ज़रूरी है और एक अच्छा रीडर ही सीख सकता है कि क्या है। तो कुछ किताबें, कुछ बुक्स ऐसी होती हैं, फ्रांसिस बेकन ने कहा है, जिसको हमें डाइजेस्ट करने की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे डाइजेस्ट करने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि आपने एग्ज़ाम देने हैं और एग्ज़ाम्स के लिए आपको डीपली जो है वो स्टडी की ज़रूरत है। तो मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर स्टडी करते होंगे इंशाल्लाह, तो आप करेंगे भी। तो इसके बाद जो है मैं एग्जैक्ट 2 मिनट बाद जो है वो ग्रामर की जो है वो स्लाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो है वो शुरू करने लगा हूँ। 2 मिनट का आप लोगों के लिए स्टे है। 3:03 PM अभी टाइम है, 3:05 पे इसको जो है वो ओपन हो जाएगा इंशाल्लाह। जी स्टूडेंट्स, स्क्रीन आपके सामने नज़र आ रही है, आपको शेयर हो गई है? जी सर हो गई। यस सर, आ रही है। जी सर आ रही है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा रिकैप दे दूं, इसलिए कि कुछ बच्चे शायद कल शामिल ना हो तो उनको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए। हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीचेस की। आमतौर पर हमारी डिस्कशन के अंदर, राइटिंग्स के अंदर, जो हम बुक्स रीड करते हैं, इनमें भी ये दोनों तरह की जो है वो स्पीचेस आती हैं। 2 तरह की स्पीचेस हैं, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है। ये तो बताया हुआ है कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं। 3 तरह के इसके ऑब्जेक्टिव हैं आज के टॉपिक के। एक तो ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्या होती है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच, और फिर उसके बाद हमें पहचान होनी चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन से जो सेंटेंस है वो डायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं और कौन से सेंटेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में लिखे हुए हैं। फिर तीसरी चीज़ आपको करना आना चाहिए, जो सबसे अहम है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करना आना चाहिए। और यही मेन फोकस है आप लोगों का, क्योंकि आपको जो है अगर एमसीक्यूज़ में भी एमसीक्यूज़ में भी अगर क्वेश्चन आए तो एक सेंटेंस दिया होगा, ऊपर नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे इनडायरेक्ट करके, तो उसमें में से जो सही इनडायरेक्ट वाला जो ऑप्शन है उसके ऊपर आपने टिक करना है या उसको फिल करना है। तो आपको पता होगा इनके रूल्स का, तो आप एग्जैक्टली जो है वो समझ सकते हैं और कर सकते हैं।
ठीक है जी। तो ये मेन फोकस रहेगा। डेफिनेशन कल भी जो है वो इसको बता दी थी। ये जो है वो फॉर्म आपके सामने, ये डायरेक्ट फॉर्म है, ठीक है। इसमें हैरी सेड ये जो पहले कॉमा से पहले वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और कॉमास के अंदर वाला जो पोर्शन है इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। मैं इसलिए ज़रा तेज़ी से जल्दी से बता रहा हूँ क्योंकि ये कल हो गया हुआ है, ये उसको इनडायरेक्ट करके बता दिया उसने, लेकिन अभी आपने इसके रूल्स नहीं पढ़े, सिर्फ इनडायरेक्ट किया, दैट लगाया है और इन्वर्टेड कॉमा जब ख़त्म किए हैं। इसके अलावा इसके जो सब्जेक्ट में चेंज आती है रिपोर्टेड स्पीच के हवाले से, वो रूल्स हैं वो आगे हमने पढ़ने हैं। ये डायरेक्ट स्पीच की जो है वो डेफिनेशन आ गई। वी मे कोट हिज एक्चुअल वर्ड्स इन इन्वर्टेड कॉमास बाय प्लेसिंग अ कॉमा बिफोर द रिमार्क्स। किसी की एग्जैक्ट जो बात है वो आपने लिख दी है उन्हीं अल्फाज में जिस अल्फाज में उसने बोली है, ठीक है। तो उसको हम डायरेक्ट स्पीच जो है वो कहते हैं और इस इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। ये आपके सामने पहली एग्जांपल जो है वो दी हुई है। इसी तरह से आ जाएगा आपके पास इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो डायरेक्ट स्पीच है ऊपर जो आ रही है, अब जो स्क्रीन शो हुई है आपको ये डायरेक्ट स्पीच है। अब ये देखिएगा, ये उसको इनडायरेक्ट किया है, ठीक है। चेंजेस आई हैं इसमें कुछ, एक तो इन्वर्टेड कॉमास खत्म किए हैं, दूसरा जो रिपोर्टेड स्पीच थी उसमें सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया है। लेकिन अभी आपने ये कंफ्यूज नहीं होना, ये रूल्स मैंने आपको अब आज बताने हैं। मैं सिर्फ अभी आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट की पहचान बता रहा हूँ, आइडेंटिफिकेशन बता रहा हूँ उसकी। ये देखें, वी मे रिपोर्ट व्हाट ही सेड विदाउट कोटिंग हिज एग्जैक्ट वर्ड्स। अगर आपने उसके एग्जैक्ट वर्ड को कोट किए बगैर उसकी डिटेल बता दी है, वही जो उसने जवाब दिया अपने लफ्ज़ों में बता दिया है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच। ये कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इसमें पूछा गया है कि कौन सा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट। एक ही नज़र में आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि इसमें से डायरेक्ट कौन सा और इनडायरेक्ट कौन सा। अब ये ग्रुप 1 जहां पे आ गया है, ऑब्जर्व द प्रोनाउंस। द बैगर सेड आई अंडरस्टैंड। अब ये बैगर की ही बात आपने रिपीट करनी है, ठीक है। अब आपने आई का वर्ड लाना क्योंकि ये बैगर ने कहा हुआ, जब आपने इनडायरेक्ट करना है उसको। द बैगर सेड दैट ही अंडरस्टूड। अब ये अंडरस्टैंड की बजाय अंडरस्टूड क्यों आ गया, ये भी रूल अभी पढ़ने हैं। ये सिर्फ अभी आपको ऑब्जर्व करने के लिए बता रहा हूँ कि एक तो इसके अंदर जो है वो सब्जेक्ट चेंज होता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा होता है, ये डिपेंड करता है कि कहने वाला कौन है। अगर कहने वाला कोई वही हो जो बात की है तो फिर तो डेफिनेटली चेंज नहीं होगी, फिर वही रहेगा। जैसे ही सेड टू मी, ठीक है। अब इसके अंदर अगर आई वर्ड आएगा, आई एम गोइंग टू लाहौर, ही सेड टू मी दैट ही वाज गोइंग टू लाहौर, इस तरह से सेंटेंस जो है वो आ जाएगा। लेकिन उसमें अभी आपने कंफ्यूज नहीं होना, पहले आपने ये वाले देख लेने। नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, अदरवाइज मैं स्लाइड भी आज आपको शेयर कर दूंगा। आई या यू, ये जब आएगा तो ये ही या शी में चेंज होगा। अगर इन्वर्टेड कॉमा से पहले जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें आई या यू आ रहा है तो ये चेंज होगा ही या शी में, ठीक है। उसके बाद अगर माई या यूर आ रहा है, माई या यूर, तो माई आएगा तो हिज में चेंज होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, इसको जब चेंज करेंगे। अगर ये बात देख लें कि ये जो राइट साइड पे लिखी हुई है ना, ये वाले, ये बात है कि जब आ रहे होंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, ठीक है। तो उसको आपने जब इनडायरेक्ट में करना है तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर फिर इनकी जगह पे आपने ये वाले वर्ड लगाने, ठीक है जी। माई और यूर अगर इन्वर्टेड कामा के अंदर आ रहा है तो इसको हिज या हर में आपने चेंज कर देना है। वी या यू अगर आ रहा है इन्वर्टेड कामा में तो फिर आपको दे में यूज कर लें, चेंज कर देना। आवर या यूर आ रहा है तो फिर देयर में चेंज कर देना, ठीक है जी। नोट करना चाहते हैं नोट कर लें, अगर आप वैसे स्लाइड्स बाद में पढ़ना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वो भी शेयर हो जाएंगी आपके साथ। ये देखिए, चेंज इन प्रोनाउंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन, ठीक है। फर्स्ट या सेकंड पर्सन को आपने किस में कर देना है, थर्ड पर्सन में। फर्स्ट और सेकंड पर्सन में आ जाते हैं आई और यू, ठीक है। उसको आपने थर्ड में कर देना, ही या शी में कर देना, ठीक है। दे भी वैसे उसी की एग्जांपल आ जाती है।
टेकिंग इनटू अकाउंट द जेंडर ऑफ द सब्जेक्ट, ये जरूर ज़हन में रखना है कि जेंडर ऑफ सब्जेक्ट भी आप रखना है। अगर ही की बात हो रही है तो फिर आगे ही लगाना है, और अगर किसी लड़की के बारे में बात हो रही है तो फिर शी में चेंज करना है, ये जहन में रखिएगा। और जब हम इस प्रोनाउन को चेंज करते हैं, इन चेंजिंग प्रोनाउंस देयर रिलेशन विद द रिपोर्टर एंड हिज बियरर आर इंडिकेटर रेदर देन विद द ओरिजिनल स्पीकर। ये बात जरा जहन में रखिएगा कि जब हम इसको चेंज करते हैं तो ये चेंज करते हैं कि जो बता रहा है, रिपोर्टर कौन है, जो बता रहा है उसका और जो बता रहा है जिसकी बात हो रही है उसका रिलेशन क्या है। ठीक है, ये जहन में रखना है, बजाय इसके कि आप सिर्फ यही नोट कर लेंगे पीछे जो है वो ही आ गया तो आगे हमने, या पीछे आई आ गया तो आगे हर सूरत में जो है वो आपने ही शी लगा देना है। ये ज़रूरी नहीं होता, ये सेंटेंस के मुताबिक होगा। जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे उसमें आपको ये बात ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। जैसे ये देखिए डायरेक्ट स्पीच में ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, अब आई को अंडरलाइन किया और यू को अंडरलाइन किया। ही सेड टू मी आई डोंट लाइक यू, अब उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करता। ये अब जब इनडायरेक्ट करेंगे तो यू का ये तो नहीं कह देना कि वो उसे ही पसंद नहीं करता, अब यू की जगह पे मी आ जाएगा। ठीक है, यू की जगह पे मी आ जाएगा, उसने मेरे बारे में बात की है, और आई उसने अपने बारे में बात की है, इसलिए आई की जगह पे ही लगाएंगे। आगे इसकी एग्जांपल देख लीजिएगा, ये देखें सर। जी जी, यू की जगह पे मी क्यों आया था, इसकी कोई रीजन? किसकी जगह पे? ये तो कह रहे हैं ना आप, सब्जेक्ट आ रहा है मी की जगह जी पे, जी, ये क्यों रिप्लेस होगा मी? अच्छा मैं आपको क्लियर करवाता हूँ। ये जरा नीचे जो सेंटेंस आया ना इसको देखें आप। अब देखिए कि आई और यू को चेंज किया, प्रोनाउन चेंज होते हैं ज्यादातर। ही सेड टू मी, कॉमर्स खत्म किया, दैट आ गया। ये तो आपको पता है कि कॉमर्स जब खत्म करते हैं तो दैट लगाते हैं, लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिसमें दैट नहीं लगता, वो भी आगे आ जाएंगे। दैट ही, अब ये पिछला हिस्सा अगर पास्ट का होता है ना, जो कॉमा से पहले का है, वो अगर पास्ट का हो तो अगले को भी हम चेंज करते हैं। ये भी रूल अभी आगे आएंगे कि अगले को किस टेंस में चेंज करते हैं। थोड़ा सा टेंसेस को भी रिवाइज कीजिएगा आप लोग अपने तौर पर, और अगर आपको ना समझ आए तो फिर एक नशिस्त हम इसलिए रखेंगे ताकि आपको टेंसेस का थोड़ा सा रिवीजन रीकैप जो है वो दिया जाए, ताकि आप थोड़ा सा टेंसेस को दोबारा से जान सके कि टेंसेस के अंदर इनकी सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट डेफिनेट क्या है, उसके अंदर उसकी स्ट्रक्चर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूस क्या है, फिर पास्ट डेफिनेट, इसी तरह से। तो उनको हमने दूसरे टेंस में चेंज करना होता है। यहाँ प्रेजेंट डेफिनेट से पास्ट डेफिनेट में चेंज होना है। ठीक है, ये रूल के मुताबिक है, वो रूल अभी आगे आने हैं। अब देखें यहाँ पे सिर्फ प्रोनाउन चेंज करने के हवाले से, ही सेड टू मी आई डोंट लाइक यू। अब जरा गौर करने की बात है, उसने ये कहा ही सेड टू मी, उसने अपने बारे में बात की है, आई डोंट लाइक यू कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। यू में उसने मेरा जिक्र किया, ठीक है, यू में मेरा जिक्र किया। अब ये देखें, अब अगर इसको आप जब चेंज कर रहे हैं, ही सेड दैट ही डिडंट लाइक यू लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब उसने मेरे बारे में बात की है तो आपने क्या करना है, ही सेड दैट ही डिडंट लाइक मी, इसलिए यू की जगह पे मी आया। ठीक है, जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा था अभी उसको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपके कहने का मतलब है जो मी है वो मी की जगह ही रिप्लेस होगा, यानी उसके अकॉर्डिंग ही होगा। जी जी, उसके अकॉर्डिंग होगा। ये सेंस आपने पहले समझ ली। सर इसमें कोई रूल नहीं है या सेंस? बच्चे रूल हैं, मैं आपको वह रूल अभी बताने लगा हूँ, आगे आएंगे ये रूल, आगे आएंगे रूल। और एक तो रूल ये हैं जो पीछे हैं, ठीक है, उसमें जो है वो ये चेंजेस बताई गई हैं। और ये सब्जेक्ट है आई, ये देखें आई जो है ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। इसलिए ऑब्जेक्ट में आप ये ना सोचिएगा कि यू का तो बताया नहीं हुआ कि यू तो उसमें चेंज होना था किसी और में, तो यू मी में भी चेंज होता है। ये जरा मैं प्रीवियस स्लाइड पे आपको बताता हूँ। ये देखें, वी अगर ज्यादा है तो, और यू देखें, यू आपने पढ़ा है कि यू जो है वो ही या शी में चेंज होता है, ठीक है, लेकिन वो तब होता है जब ये सब्जेक्ट में आता है। अगर ऑब्जेक्ट में आएगा तो फिर इसने मी में चेंज होना है। ठीक है जी, ये सब्जेक्ट के लिए है,
सब्जेक्ट है पहले, ही शी इट अगर स्टार्ट में आ जाता तो सब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, और एंड पे आ रहा है तो ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हो रहा है, और ऑब्जेक्ट के तौर पर आएगा तो उसने अब मेरी बात की हुई है, तो इसलिए मैंने अपनी जगह पे मी लगाना है। ये थोड़ा सा सेंस भी आपने समझने की कोशिश करनी है इसकी। अब तो दूसरा पॉइंट इसका देखिए, इफ द प्रोनाउन ही और शी स्टैंड फॉर डिफरेंट पर्सन, यानी ही और शी जो है वो दो मुख्तलिफ लोगों के लिए आती है, आ गया, देन द नेम ऑफ द पर्सन रेफर टू कैन बी इंसर्टेड इन द ब्रैकेट्स आफ्टर द प्रोनाउन। जैसे उसने बताया गया सीता सेड टू रिचा, ठीक है, आई लाइक योर ड्रेस। अब आई जो है वो सीता है और जिसका ड्रेस पसंद है उसे वो रीचा है, तो वो ये नाम भी उसकी जगह पे लगाए जा सकते हैं। जैसे सीता टोल्ड रीचा दैट शी, अब सीता के लिए शी आ गया, आई किस में चेंज हो गया, शी में, और किसकी बात हो रही है, अब उसकी जगह पे तो वो शी नहीं लगाएगी, योर की जगह पे क्या आ गया, हर, दैट शी लाइक्ड हर ड्रेस। ये उसने दो नाम दे के आपकी जो कंफ्यूजन थी वो थोड़ी दूर कर दी है। सीता सेड टू रीचा, अब सीता आई जगह पे आया है, ठीक है, दैट लगाएंगे तो आई को फीमेल है चूंकि, तो उसके लिए शी लगाना है आपने, शी लाइक, अब प्रेजेंट डेफिनेट का है तो इसको पास्ट डेफिनेट में जो है वो आप लोगों ने चेंज करना है, पास्ट डेफिनेट में चेंज करना है, तो इसलिए लाइक की सेकंड फॉर्म आ गई है लाइक्ड, और योर की जगह हर आएगा डेफिनेटली, दूसरी की बात हो रही है, रीचा का ड्रेस उसे पसंद है इसलिए हर ड्रेस लिखा है, और उन्हें ब्रैकेट के अगर अंदर नाम लिखे हैं इसलिए कि आपको ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। अब ये नीचे वाले सेंटेंस आपने देखने हैं, अभी इनकी डिटेल्स आगे भी आनी है। द बैगर सेड आई अंडरस्टैंड, अब बैगर है तो आई तो नहीं आएगा ना जब इनडायरेक्ट करेंगे, तो दैट के बाद बैगर की जगह पे उसका प्रोनाउन लगाना है ही। द बैगर सेड दैट ही अंडरस्टूड, प्रेजेंट डेफिनेट का था, इसको पास्ट डेफिनेट में करना है, ये भी रूल आ गया है कि कौन सा टेंस किस में चेंज होना है। द बैगर सेड द मैन इज वांटिंग फॉर मोर, वांटिंग होता है चाहना, द मैन इज वांटिंग फॉर मोर, आदमी और कुछ चाहता है। द बैगर सेड दैट ही, सॉरी, द बैगर सेड दैट द मैन, अब उसने उसी आदमी का जिक्र कर दिया, इसके लिए उसने अपनी बात नहीं की, आई की बात नहीं की, इसलिए चेंज नहीं हुआ, किसी और इंसान की बात की है, तो इसलिए द मैन ही रहा है। तो पहले ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का था, फिर ये पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाता है। द मैन वाज वांटिंग फॉर मोर, अभी ये रूल्स आएंगे इसके कि किस टेंस को किस में चेंज करना है, ये है। अब ये जरा आपने पहले ध्यान में रखना है कि अगर जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट है, यानी इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट जो है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट, रिपोर्टिंग पार्ट जो है वो प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। रिपोर्टिंग स्पीच, मैं बार बार बता रहा हूं, रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा से पहले वाला पार्ट वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है? अगर वो प्रेजेंट में है तो उसमें फर्स्ट फॉर्म यूज हुई होगी, और अगर फ्यूचर में है तो विल या शैल आया होगा उसके अंदर। अगर रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, तो फिर जो इन्वर्टेड कामा को जब हम, इन्वर्टेड कामा वाले सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो टेंस में कोई चेंज नहीं आती। सबसे पहली बात ये नोट करें आपने कि जब भी रिपोर्टिंग स्पीच वाला पार्ट यानी इन्वर्टेड कामा से पहले वाला पार्ट वो अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट में है? वो आपकी फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज हुई है तो प्रेजेंट में है, विल या शैल आ गया है तो फ्यूचर में। अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो इन्वर्टेड कामा को जब, इन्वर्टेड कामास वाले सेंटेंस को जब हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो टेंस में कोई चेंज नहीं होगी। टेंस में, इन्वर्टेड कामा के टेंस में चेंज सिर्फ उस वक्त होती है जब जब जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो पास्ट में आ जाए। और कैसे पता चलेगा हमें कि रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में आ गई है? कि उसमें सेकंड फॉर्म लगी है। ठीक है, जब भी रिपोर्टिंग स्पीच जो है वो पास्ट टेंस की होगी तो फिर जब हम चेंज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच को इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो फिर उसके अंदर टेंस की भी चेंज होती है। और टेंस कौन सा किस में चेंज होता है? ये
अभी नेक्स्ट आपको बताता हूँ। तो ये पहला पॉइंट पढ़ लें। इफ रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच एक ही बात है, इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द वर्ब इन रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। द रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे ये देखें, ही सेज फर्स्ट फॉर्म आई है, ही सेज फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब प्रेजेंट का है। आई एम बिजी, इसमें सिर्फ प्रोनाउन चेंज होने और कुछ नहीं चेंज होना, ठीक है। ही सेज दैट, आई की जगह पे ही आ जाएगा, उसने अपनी बात की है। ही सेज दैट ही एम की जगह वाज आना है, सॉरी इज आना है, क्योंकि आई के साथ एम आता है और ही के साथ इज आता है, ठीक है। ही सेज दैट ही इज बिजी, क्योंकि पहला टेंस जो है रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस है उसके अंदर देखें कि वो प्रेजेंट डेफिनेट का, जब प्रेजेंट डेफिनेट का होगा तो इन्वर्टेड कामास वाले सेंटेंस को जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो उसमें टेंस की कोई चेंज, पहले भी प्रेजेंट डेफिनेट में है, बाद में भी प्रेजेंट डेफिनेट में ही रहना है। आई एम बिजी प्रेजेंट डेफिनेट का टेंस है, और इसमें बाद में भी जब ही लग जाएगा फिर भी इसने प्रेजेंट का ही रहना चाहिए, क्योंकि पिछला हिस्सा प्रेजेंट का है, दैट ही इज बिजी, ये आगे आ जाएगा सेंटेंस, ठीक है जी। ही सेज दैट ही इज बिजी। अब फ्यूचर की भी उसने एग्जांपल दी होगी एक, ही विल से, देखें विल या शैल आ गया इन्वर्टेड कामा से पहले रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर, तो इसका मतलब है कि जो अगला हिस्सा है उसके अंदर टेंस की कोई चेंज नहीं होनी है, सिर्फ प्रोनाउंस या दूसरी जो चेंजेस हैं, नाउ को देन में, टुमारो को डे, आफ्टर टुडे, इस तरह की जो चेंजेस हैं वो जो होनी है वो होनी है टेंस की, यानी ज़माने की कोई चेंज नहीं होनी। ये ज़रा देखिए, ही विल से आई वाज बिजी, अब पहला हिस्सा है फ्यूचर में और दूसरा है पास्ट में, तो इसका मतलब है जब इसको हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो भी ये पास्ट में ही रहना चाहिए, ठीक है। तो ही विल से दैट, आई को ही में चेंज होना है, उसने अपनी बात की है। ही विल से दैट ही और वाज बिजी रहे, ठीक है। ये आगे एग्जांपल आ जाएगी, टेंस की कोई चेंज नहीं हुई दोनों सेंटेंसेस में, यानी ये बात कंफर्म कर लें कि जब रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होगी या फ्यूचर में होगी तो रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करते वक्त, आप इनडायरेक्ट में चेंज करते वक्त टेंस की आपने चेंज नहीं करनी, बकाया प्रोनाउंस और कुछ जो वर्ड्स हैं वो ज़रूर चेंज होते हैं, जो पीछे कल जो है उनकी लिस्ट मैंने आपको बताई थी, आगे भी शायद आ जाए, उनको चेंज करना है। टेंस ज़माने को चेंज आपने नहीं करना, वो जिसमें है उसी में ही उसको कन्वर्ट करना है। ये अब चीजें ज़हन में रखनी जो ज्यादा हम। अब अगर तो पहला हिस्सा जो है वो पास्ट में आ गया, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो फिर तो टेंस चेंज नहीं होना अगले का, लेकिन अगर पहला हिस्सा पास्ट का आ गया, कैसे पता चलेगा कि पास्ट का आ गया? कि सेकंड फॉर्म यूज हुई होगी, आस्क्ड आया होगा, सेड आया होगा, टोल्ड आया होगा, तो पता चल जाएगा कि पहला हिस्सा पास्ट है। तो फिर दूसरे के अंदर टेंस को चेंज करना है, किस में चेंज करना है? देखना है कि वो पहले कौन सा है। अगर वो पहले सिंपल प्रेजेंट का है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का है तो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। ये देखिए, ही सेड आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। अब पहला हिस्सा पास्ट का है, इसका सेकंड फॉर्म आ गई है से की, सेकंड फॉर्म सेड है, तो इसका मतलब अगले में चेंज होना। अब अगले है आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है वो सेंटेंस है ये कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, ती है वगैरह से आपको अंदाजा हो जाएगा। आई प्ले फुटबॉल एवरी, रूटीन जिसमें शो होती है ना वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होते हैं। आई प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग, अब इसको आपने चेंज करना है। एक तो आई को भी चेंज करना है, वो तो डेफिनेटली होना ही होना है। अब जो ज़माना है उसको भी चेंज करना है पास्ट डेफिनेट में। अब ज़रा खुद एक दफ़ा ट्राई करके देख लें अपने जहन के तौर पर। ही सेड दैट, आई की जगह पे आ जाना ही, उसने अपनी जो बात की हुई है, ही सेड दैट ही, ठीक है। अब प्ले और पास्ट डेफिनेट में सेकंड फॉर्म आती है तो प्लेड आ जाएगा, दैट ही प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग, यानी उसने हर शाम क्रिकेट खेली, सॉरी फुटबॉल खेली, यानी उसने हर शाम फुटबॉल खेली। ही सेड दैट, आई को तो ही में चेंज करना है, दैट ही, और अब प्रेजेंट डेफिनेट का ये टेंस है, इसको पास्ट डेफिनेट में चेंज करना है, दैट ही प्लेड फुटबॉल एवरी इवनिंग। अभी आपके सामने चेंज किया हुआ अभी आ गया, ये देखिए, he said that he played football every evening.
अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस होगा इन्वर्टेड कामास के अंदर, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो और इन्वर्टेड कामा से पहले पास्ट टेंस हो, तो फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने किस में चेंज कर देना है, पास्ट कंटिन्यूस। यानी पहले अगर इज आ रहा है, एम आ रहा है और आईएनजी साथ आ रहा है वर्ब की फॉर्म के साथ, तो फिर उसको आपने वाज और वर लगाना है इज आ रहा है की जगह पे, और प्रेजेंट कंटिन्यूस की आईएनजी वाली फॉर्म ही रहनी है। जैसे ये एक एग्जांपल है, ही सेड आई एम प्लेइंग फुटबॉल, पहला हिस्सा पास्ट का है, अगला प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इसको आप पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देना है। ही सेड दैट ही, एम की जगह पे वाज आ जाएगा, ही के साथ वाज आता, आई नहीं आता, एम नहीं आता, ठीक है। ही सेड दैट ही वाज प्लेइंग फुटबॉल, सिंपली प्रेजेंट डेफिनेट को आपने किस में कर दिया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने किस में कर दिया है, पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया। ये आ गई उसकी, उसको चेंज किया हुआ इनडायरेक्ट। ये हो चुका पहले। और अगर ऑलरेडी पास्ट टेंस होगा, अगर ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज हुई है इन्वर्टेड कामा के अंदर, तो उसको पास्ट परफेक्ट में लगा देना। पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है और थर्ड फॉर्म आती है। ये देखिएगा, ही सेड पहला तो पास्ट में ही है, ये चेंजेस होनी तब है जब पहला पास्ट में होगा। आई प्लेड फुटबॉल फॉर 2 years, ठीक है, यानी मैंने 2 साल जो है वो फुटबॉल खेली। अब आई को तो हमने ही में चेंज करना है, ही। अब ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस कैसे पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देना। पास्ट परफेक्ट में सब्जेक्ट के बाद हैड आता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। तो प्ले की थर्ड फॉर्म भी प्लेड ही होती है। ही सेड दैट ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल फॉर 2 years। ये देखिए आगे चेंज किया हुआ आ जाएगा, ठीक है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस में होगा, ये है पास्ट डेफिनेट में, और अगर पास्ट कंटिन्यूस में होगा उसे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, हैड बिन आ जाएगा फिर। ये देखिए आगे उसकी एग्जांपल आ जाएगी। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूस है, ये करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पे जो वर्ड है ना, ये प्रेजेंट नहीं है, ये पास्ट है। अभी इसकी आ जाएगी एग्जांपल, ये जी पास्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होना है। आप लोग भी इसकी करेक्शन कर लीजिएगा। भाई मैं सबसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये प्रेजेंट वर्ड नहीं है, ये पास्ट है, मिस्टेक हुई है। पास्ट कंटिन्यूस में होगा तो उसको आपने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। ही सेड आई वाज प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, तो पहला हिस्सा ये देखें, आई वाज प्लेइंग पास्ट कंटिन्यूस में है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में आ जाएगा। तो ही सेड दैट, आई को तो ही में चेंज कर दिया, दैट ही, अब वाज प्लेइंग जगह पे ही हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो हैड बीन यूज होता है। तो ही सेड दैट ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 2 years, ये आगे करेक्शन आ जाए, ठीक है जी। यहां तक जो है वो आज आपने इसको करना है ऑब्जर्व, और इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, जो आपको रूल्स बताए हैं, ठीक है। ज़रूर प्रैक्टिस करनी है ताकि आपको कंप्लीट जो है वो समझ आ जाए जहाँ तक। और फिर उसके बाद जो इसके अंदर कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाता है, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें रिक्वेस्ट की जाती है, जिसमें ऑर्डर दिया जाता है, उनके बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है वो पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपने इनकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है। तो मैं आज आपको स्लाइड जो है वो शेयर कर देता हूँ। अगर आपको आज के हवाले से कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो 1 by 1 आप पूछ सकते हैं। जी अब्दुल जवाद, कोई क्वेश्चन? नो सर। जी आगे ईशा, क्लियर है बेटा? सर मैं बारी बारी पूछ लेता हूँ। ईशा आप बताइएगा कोई क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट ऑलराउंडर्स, हु इज ऑलराउंडर? एक्सक्यूज मी सर। जी जी पूछिए बेटा। वाजिद हुसैन है सर। इसमें जो प्रेजेंट और फ्यूचर के आपने एग्जांपल्स दिए हैं, जी जी उनकी अगर कोई 1-2 और एग्जांपल। ठीक है। अच्छा बच्चे, मैं एग्जांपल्स तो हैं बहुत सारी, खैर
तो इधर एक स्लाइड्स दो में और हो जाए तो जरा क्लियरली समझ आ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अच्छा ये देखिए कि आपके सामने किसी ने सेंटेंस जो है वो बोला है, वो है शी सेज आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए पहला जो पार्ट है सेज, प्रेजेंट डेफिनेट में ऐसी इसका इजाफा होता है वर्ब के साथ, और फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है इसमें, इनके पहला हिस्सा प्रेजेंट का है। अब अगले में आपने जो इन्वर्टेड कामा वाला है उसके अंदर आपने टेंस की कोई चेंज नहीं करनी, प्रोनाउंस वगैरह चेंज होने हैं लेकिन टेंस की कोई चेंज नहीं होनी। इसी तरह से अगर पहला शी विल से, ठीक है, वी शैल से, अगर इस तरह से विल या शैल का इन्वर्टेड कामा से पहले वाले हिस्से में आ गया तो इट्स मीन जो अगला हिस्सा है जो इन्वर्टेड कामा के अंदर है जिसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं उसमें टेंस चेंज नहीं होना, जिस जमाने में बात हुई है उसी जमाने में रहनी चाहिए, सिर्फ प्रोनाउंस आपने चेंज करने। जो सेंटेंस है वो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन पर वो जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर मेरा नाम गुलाम अहमद है। जी गुलाम अहमद कहिए। अच्छा सर, अगर मैं एक बात पूछूं तो आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? नहीं जनाब, आप दो पूछें। अच्छा सर, अगर आप हमें कंडीशंस और इसके रूल्स वगैरह अगर सर हम अभी पहले आप कंप्लीट करवा देते ना, तो सेंटेंसेस भी अगर आप बाद में जाते तो ये हमारे लिए ईजी हो जाता। कई स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रही, ये मैं यहाँ बैठे श्योर कह सकता हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ कि आपका ख्याल है कि पहले मैं आपको जो है वो कंडीशंस बता दूं, यानी रूल्स बता दूं सारे।